यार इंक की डिब्बी तो ऐसे खत्म हो जाती है। मैं इंक ज्यादा ही लगा देता हूँ कुछ। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टॉपिक बहुत आसान है। हाँ तो ये एक मिनट। तो ये मतलब वो प्रॉपर्टी है, दोज प्रॉपर्टी whose value depends on amount of solute particles, not on their nature। तो पहले तो मैं इसे एक आधी बार बोलूंगा कि ये कि क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, उसके बाद समझाता हूं। ऐसे समझ लो, मान लो कि ये पानी है। इस डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूं। अब पानी का अपना एक वेपर प्रेशर होता है जो पानी ऊपर की तरफ लगाता है, यानी पानी के मॉलिक्यूल ऊपर उठने की जो कोशिश करते हैं, एक तरीके से उसे ही वेपर प्रेशर बोल लीजिए आप। तो पानी का अपना एक वेपर प्रेशर है जो पानी के मॉलिक्यूल वेपर में बदलने के लिए लगाते हैं। अगर मैं पानी में 2 मोल यूरिया डाल दूं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये फॉर्मूला देख के ही लग रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो टूटेगा, ये 2 मोल ही रहेगा। और अगर मैं 1 मोल NaCl डाल दूं तो ये टूटकर 2 मोल हो जाएगा, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। तो यहां ये समझना कि इस टॉपिक के हिसाब से आपने यहां भी 2 मोल पार्टिकल डाले हैं और यहां भी 2 मोल। हालांकि अगर आप रियलिटी में देखें तो ये एक आपने अपने हिसाब से तो 1 मोल NaCl डाला है, तो आपके हिसाब से जो वेपर प्रेशर घटेगा, भाई पानी में यूरिया या NaCl डालने से, सॉलिड सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घटता है। तो जो वेपर प्रेशर घटेगा वो दोनों में अलग अलग घटना चाहिए ना, क्योंकि ये 2 मोल यूरिया है और ये 1 मोल NaCl है। मगर 1 मोल NaCl टूटकर 2 मोल में बदल गया। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर घटेगा, यानी लोबरिंग इन वेपर प्रेशर सेम आ रही है। क्यों? या इससे हमें क्या पता चलता है लोबरिंग इन वेपर प्रेशर से? इससे हमें यह पता चलता है कि क्योंकि पार्टिकल 2 मोल है दोनों जगह, एक टूट के 2 मोल हुए हैं, एक थे ही 2 मोल, तो क्योंकि पार्टिकल 2 मोल हैं तो वेपर प्रेशर में जो लोबरिंग हो रही है वो भी सेम हो रही है। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बैटरी खत्म हो 1% है 3% है वो लगा लूं, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 2 मोल यूरिया है या 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस, यानी 2 मोल आयंस है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पार्टिकल कौन से है, क्योंकि दोनों का नंबर 2 मोल है, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या सेम है,
तो वेपर प्रेशर जो घटा है वो भी सेम ही है। हालांकि लोबरिंग इन वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोबरिंग है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी ये यहां से समझा जा सकता है। या ऐसे कर लो, इसे चेंज कर लो कि भाई ये तो याद है एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो सेम बढ़ेगा। कहने वाला कहेगा मैंने तो अलग अलग, ये तो अलग टाइप के पार्टिकल है, ये अलग, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल्स की संख्या सेम है। पार्टिकल कौन से डाले हैं ये आपको नजर ही नहीं आएगा, बस संख्या नजर आएगी। 2 मोल पार्टिकल डाले तो 2 मोल सोल्यूट जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकता होगा वो बढ़ा देगा, दोनों केस में सेम बढ़ाएगा। 2 मोल यूरिया भी, 2 मोल NaCl, 2 मोल Na+ और Cl- भी। अभी से मैं हटा रहा हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो NCERT है, इससे आगे चलेंगे। अब देखो, ध्यान से देखना इक्वेशंस को, और प्रैक्टिस भी कर लिया करो इसकी, ये थोड़ी है कि बस पढ़ लिया तो बन गए। 1 मोल पानी डाला, ये प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर है T0A, सॉल्वेंट को A से याद रखना, सॉल्वेंट A, और इस समय पानी का मोल फ्रैक्शन है 1, सारे पार्टिकल पानी के हैं। अब मैंने इसमें सॉलिड सोल्यूट डाला, कोई सा भी, ये काले वाले पार्टिकल सॉलिड सोल्यूट दिखाएंगे, इन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैंने इसमें सॉलिड सोल्यूट डाला, कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर अब ये पक्का है कि इस समय चाय A जो है वो 1 नहीं है, और ना ही चाय B है सोल्यूट के लिए, कुछ और होगा, लेकिन 1 नहीं है। अब 1 तो प्योर फॉर्म में होता है। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो जाहिर सी बात है कि इन पार्टिकल्स के लिए ऊपर उठने में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे। भाई सॉलिड सोल्यूट खुद तो वेपर में बदलता नहीं है, ये ब्लैक वाले पार्टिकल सॉलिड के खुद तो वेपर में बदलते नहीं, भारी होते हैं, कलेक्शन होता है ये पार्टिकल्स का, और ये इसे भी नहीं बदलने देंगे। लेकिन पानी के कुछ पार्टिकल यानी A जो है वो कुछ तो वेपर में बदलेगा, लेकिन पहले की तरह नहीं, पहले ये वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता था। अब A का प्रेशर हो गया PA, B का तो प्रेशर ही नहीं है, B तो सॉलिड सोल्यूट है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें जो पहले लगाते थे हम, कि PA जो है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये A का भी वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का भी यही वेपर प्रेशर है। सुनो इस बात को, A का भी वेपर प्रेशर यही है और सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर यही है। क्यों? इसका कारण है कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करने वाला A ही तो है, B तो प्रेशर ही नहीं बना रहा है। तो अगर एक तरीका ये भी है, जैसे हम टोटल निकालते थे, P टोटल इक्वल्स टू P0 A चाई A प्लस P0 B इंटू चाई B, तो चाई B तो 0 नहीं है, लेकिन P0 भी 0 है, क्योंकि B का वेपर प्रेशर 0 है। तो इस हिसाब से ये जो P टोटल है ये P0 A चाई A हो गया, और एक्चुअली में जो ये PT है इस समय ये PA ही है, P0 A चाई A। अब इधर आ जाओ, PA इक्वल्स टू P0 A इंटू चाई A। अब मैं चाई A की जगह 1 माइनस चाई B लिख सकता हूं। चाई B 0 नहीं है, चाई A चाई B 1 नहीं है, 0 थोड़ी है,
जीरो तो पी नॉट बी है, बी का वेपर प्रेशर जीरो है, पी नॉट बी भी जीरो होगा यार, बी जब वेपर ही नहीं बना रहा है तो जीरो है ना प्रेशर, सॉलिड सोल्यूट है, तो पी नॉट बी या पी बी जीरो है। अब ये हो गया पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए चाई बी। इधर ले आओ इसे, पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए चाई बी, साइन चेंज कर दो तो ये आगे आ जाएगा प्लस वाला, पी नॉट ए ये माइनस हो जाएगा, पी ए ये प्लस हो जाएगा, पी नॉट ए चाई बी ये नीचे आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इंटू चाई बी। यहां तक समझ में आया? बताओ, इसके बाद टॉपिक बदल जाएगा। ये एनसीईआरटी का था। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब सुनना, देखो इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है, ये कभी कभार अटकती है क्वेश्चन करने में। उसका कारण है कि जो चाई बी है भाई ये रिलेटिव लोबरिंग है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लोबरिंग नहीं होती कॉलिगेटिव। लोबरिंग तो इतना है भाई, पहले वेपर प्रेशर ये था, घट के ये हो गया, जैसे पहले था 700 अब हो गया 600, तो 100 क्या हो गई लोबरिंग। और अगर लोबरिंग को टी नॉट ए से डिवाइड कर दोगे तो ये रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी इसकी अमाउंट सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पे समझा देते हैं 1 मिनट, बड़ा आसान है। चाहे तुम 1 मोल ग्लूकोज डालो, चाहे 1 मोल यूरिया डालो, दोनों ही टूटते नहीं है, एक ही मोल रहेंगे, वैल्यू सेम आएगी रिलेटिव लोबरिंग की। और किस चीज में डाला ये भी देख लेना, पानी, दोनों केस में पानी रहना चाहिए, सॉल्वेंट दोनों केसेज में सेम रहना चाहिए। तो सॉल्वेंट से बदल जाएगी, सॉल्वेंट बदलेगा तो, सोल्यूट बदलेगा तो वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या बदलेगी तो वैल्यू बदलेगी। यानी आपको ये नजर नहीं आएगा कि किसी ने 1 मोल यूरिया डाला तो उसमें कुछ और हो रहा है, और किसी ने 1 मोल ग्लूकोज डाला तो उसका कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। 1 मोल डाला है तो रिलेटिव लोबरिंग दोनों केसेज में सेम आएगी। इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब हम चाई बी निकालते हैं, NB Na प्लस NB, बी के मोल टोटल मोल, तो ये इक्वेशन अटकती है कई जगह सही में। अभी अटकेगी तो पता चलेगा आपको। इसे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, देखना कैसे। इसे पलट लो, पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए, इसे भी पलट लो, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन बी। एलसीएम तोड़ लो, एन ए बाय एन बी प्लस 1, पी नॉट ए माइनस पी ए, 1 इधर ले आओ, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1,
एन ए बाय एन बी टी नॉट ए माइनस टी नॉट ए प्लस टी ए, मल्टीप्लाई कर दी ना, एलसीएम ले लिया तो तुम्हें सब पता रहता है, टी नॉट ए माइनस टी ए एन ए बाय एन बी, कट गया, टी ए डिवाइड बाय टी नॉट ए माइनस टी ए एन ए डिवाइड बाय एन बी, इसे ऊपर ले आओ, टी नॉट ए माइनस टी ए डिवाइड बाय टी ए, ये पलट जाएगा, एन बी बाय एन ए। अब इसमें बस इतना फायदा हुआ कि नीचे टोटल नहीं लिखना पड़ता है, तो जैसे एन बी निकालना हो किसी दिन तो आसानी रहती है, इसमें आसानी रहती है, देखना कब रहेगी। अब इसमें ये अंतर आ गया, देख लो दोनों को, ये थी पहले ये थी और अब ये हो गई है, करा कुछ नहीं है, इक्वेशन सेम ही है, कोई मैंने जबरदस्ती इसमें कोई चेंज नहीं किया, पलट के बस इक्वेशन को ये बना दिया। अब इसमें टोटल का किस्सा खत्म हो गया, यहाँ ये अंतर आया, यहाँ पी नॉट ए है और यहाँ पी ए है, देख लेना, ये रिलेटिव लोबरिंग है, ये रिलेटिव लोबरिंग नहीं है, ये भी समझ लेना, ये रिलेटिव लोबरिंग तब होती जब ये पी नॉट ए होता, ये रिलेटिव लोबरिंग है। जब रिलेटिव लोबरिंग ही निकालने के लिए कहे तो ये लगानी है इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म एट ऑल कंसंट्रेशन, मतलब ये इक्वेशन किसी भी कंसंट्रेशन पे काम आती है, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ये काम आएगी। ज्यादा डाल, मतलब सोल्यूट ज्यादा डाला है कम डाला है उससे कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन हमेशा चलेगी। मगर जब इक्वेशन ऐसे लिखी जाए, स्क्रीनशॉट लो इसका, जब इक्वेशन ऐसे लिखी जाए ऐसे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में आएंगे क्वेश्चन सारे। भाई एक बात बताऊं, बताना तो वैसे खराब है लेकिन मैं बता देता हूं, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो कर लो पीछे के, अभी मैंने तुमसे क्वेश्चन दे दिए ना 3-4, तो वो ही नहीं होंगे तुमसे, तो आज से क्वेश्चंस करो पीछे के सारे सॉल्यूशन के, मैं बताता हूं पहले कौन कौन से करने हैं, पहले वो क्वेश्चंस करो, मुझे सेंड करो, फिर मैं तुम्हें असाइनमेंट देता हूं आगे के, पहले एनसीईआरटी के करो क्वेश्चन सारे, उन्हें करके सेंड करो, फिर मैं तुम्हें दूसरे देता हूं, तो पेपर में भी आएगा अभी जस्ट। अब सुनो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ये वही है, रिलेटिव लोबरिंग है, ये रिलेटिव लोबरिंग है, चाई बी, ये तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चाई बी जो होता है वो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb होता है, P नॉट ए माइनस P ए डिवाइड बाय P नॉट ए, ये होता है Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। जब सॉल्यूशन जब डाइल्यूट हो तो इसका मतलब ये होता है कि Nb जो है डाइल्यूट है ना सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स कम है, तो Nb इज वेरी वेरी लो, तो ऐसे में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमेशा काम नहीं आती है, हालांकि ये एनसीईआरटी वाली इक्वेशन है Na बाय Nb, मगर ये हमेशा काम नहीं आती है, याद रखना। ये तब काम, Na बाय क्या कर दिया मैंने, उल्टा हो गया भाई, Nb था ना ये, तो Nb, अब ये सही है, चाई भी है ना ये, तो Nb ऊपर आएगा, तो ये Nb है, और ये मैंने हटा दिया है तो नीचे आएगा Na। एक बार और बताएगा, चाई बी है ये, Nb ऊपर आएगा, टोटल नीचे,
बी हटा दिया तो NB बाय एन। तो ये 4 वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी में काम आएगी। अब सुनना एक चीज बड़े ध्यान से, एक बार इस इक्वेशन को देख लो, सोच लो इस बारे में। वैसे तो पिछली वाली देखनी थी ज्यादा, लेकिन कोई नहीं, ये भी देख लो। फिर एक अगली चीज समझाऊं, इसे थोड़ा याद सा कर लो। सुनो, रिलेटिव लोबरिंग विद मोलैलिटी। तो ये तो रिलेटिव लोबरिंग मोल फ्रैक्शन से है, तो कंसंट्रेशन मोलैलिटी में भी होती है, तो रिलेटिव लोबरिंग मोलैलिटी में बनाएंगे। अच्छा, इसी इक्वेशन में एक चीज लिखता हूं मैं कि NB moles of solvent contain Na moles of solute। गलत हो गया, Na A से सॉल्वेंट है, Na moles of solvent contain NB moles of solute। Na moles of solvent contain NB moles of solute। अच्छा, Na में मैं मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मास बन गया। सॉल्वेंट कंटेन NB मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी रुको, ये तो खैर मैं 1 मिनट में दिखा दूंगा कि ये मास कैसे। अब इसके नीचे मोल नहीं लिखा जाएगा, ग्राम लिखा जाएगा। कैसे? N इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स की मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल जाएगा। सॉल्वेंट यानी लिक्विड का ये मोल, वही पानी, पानी से जल्दी इमेजिन हो जाता है, सॉल्वेंट शब्द से जल्दी पानी, पानी का मोलर मास, मास निकल गया, मोल्स अपॉन में मोलर मास। तो अब ये हो गया कि इतने मास में इतने मोल्स हैं। तो 1000 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1000 ग्राम सॉल्वेंट यानी 1 किलो सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं? NB डिवाइड बाय Na इंटू Ma मल्टीप्लाई 1000। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ये मोलैलिटी है। अगर ये बात समझ में आती है तो बताओ, ये मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू है, सुनना, मोलैलिटी इक्वल्स टू है इसके NB बाय Na इंटू Ma इंटू 1000। अब सुनो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ये वाली इक्वेशन लूंगा मैं। तो मैं NB बाय Na की जगह ये लिख सकता हूं, NB बाय Na की जगह ये। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू हो गई NB बाय Na की जगह ये P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट A मल्टीप्लाई 1000 बाय Ma। तो ये रिलेटिव लोबरिंग मोलैलिटी से रिलेट हो गई फॉर वेरी डाइल्यूट के लिए। और जो जनरल फॉर्म थी जो यहां लिखी हुई थी, उसमें क्या था कि उसमें थोड़ा चेंज था।
उसमें एन बी को नेग्लेक्ट नहीं किया गया था, वो आप देख लेना एक बार। वो इक्वेशन ऐसे थी, अगर आप वो डालेंगे तो उसमें जो आपका एन बी बाय एन ए आ रहा था वो इतना आ रहा था, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए, ना कि पी नॉट ए। उसमें भी एन बी बाय एन ए ही था, मगर वो इसके इक्वल था, मल्टीप्लाई 1000 बाय एम ए। स्क्रीनशॉट लो इसका, एक बार देख लो इसे, स्क्रीनशॉट तो लेते रहना। न तुम जानो न हम। अब एक क्वेश्चन है, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो इसका। लिखा है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल aqueous solution at 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैं कुछ चीजें समझा दूं आपको, वैसे कितना छोटा क्वेश्चन है। 1 मोल, पहली बात तो जैसे कोई बच्चा इस मोलैलिटी को देखेगा तो ही वो ये समझ जाएगा कि मोलैलिटी वेपर प्रेशर में नहीं आती है, रिलेटिव लोबरिंग में। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आती है, लगाई जा सकती है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकता हूं मैं इसमें, मोलैलिटी इक्वल्स टू टी नॉट ए से सॉल्वेंट है, पी ए डिवाइड बाय पी ए। ये क्यों करी है मैंने इस्तेमाल, वो वाली क्यों नहीं करी, रिलेटिव लोबरिंग वाली? क्योंकि ये कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, 1 मोलल कोई कम नहीं होता। 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट 1 किलो पानी में, यानी 1 किलो पानी में 1 मोल डाला हुआ है। आराम से लिख लो, इससे रुक जाओ, जल्दी से कोई फायदा नहीं है। 1 मोलल का मतलब है 1 मोल सोल्यूट डाला हुआ है 1 किलो में। अब 1 मोल अगर ये ग्लूकोज होता तो इसका मास आता है 180 ग्राम, तो 1 किलो में 180 ग्राम होता है। अगर ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता तो ये 1 किलो में 342 ग्राम हो जाता। तो ये 100 ग्राम के करीब, 100, 150, 280, 90 ग्राम, ये कोई बहुत डाइल्यूट तो होता है 1 किलो में 5 ग्राम, 1 किलो में 2 ग्राम। ये कोई कम मास नहीं आने वाला है सोल्यूट का। मुझे पता नहीं है सोल्यूट कौन सा है, लेकिन मैं गैस करके बता रहा हूँ कि 1 मोल का मास कोई बहुत कम आने वाला नहीं है। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो ये तो इक्वेशन तब काम आएगी जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो। ये रिमाइंड करके या तो रिकॉर्डिंग देखना या स्क्रीनशॉट चेक करना, अगर थोड़ा कम याद है तो। ये इस्तेमाल करनी है मुझे। क्या निकालना है? फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्या होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? टी ए फाइंड करना है।
और T नॉट ए कितना है? देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा, सोच कर बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर क्या होगा? पानी तो है इसमें, ये बताओ सोच के। इससे एक बार ये भी तो समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में कितना आएगा। एक एटीएम, क्योंकि 100 डिग्री पे पानी बॉईल हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ एक एटीएम प्रेशर लगाएगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एक ही एटीएम प्रेशर लगाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, वो ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, मुझे पता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। अब इसे आप एटीएम में ले लीजिए चाहे एमएमएचजी में ले लीजिए, वो तो किसी में भी ले लो, मतलब यूनिट तो आप चेंज कर सकते हैं। मोलैलिटी 1 है, T नॉट ए 1 एटीएम है, 760 mm ले लो, वैसे इसका आंसर एमएमएचजी में निकालना है। TA डिवाइड बाय PA 1000, ये मोलर मास एक का है, ये मैं क्या कर रहा हूँ गड़बड़। मोलर मास एक है, ये मतलब सॉल्वेंट 18 ग्राम पानी का मोलर मास। TA निकाल लो, निकल जाएगा आसानी से क्रॉस करके। बताओ कर दोगे? तुमसे तो बताया नहीं गया एक एटीएम प्रेशर है, सोचोगे तो तुम क्या गोबर। बताओ जल्दी। अब ये क्वेश्चन देखो, हाँ तो ये क्वेश्चन है कि 100 ग्राम नॉन वोलेटाइल यानी सोल्यूट है ये, कंपाउंड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम of water. Calculate molar mass of water. Oh, calculate molar mass of solute if, देखो एक मिनट क्या गिवन है। If vapor pressure of solution is 4/5 of vapor pressure of solvent. देखो ये 100 300 ये कोई वेरी डाइल्यूट तो है नहीं, इसमें नॉर्मल इक्वेशन लगेगी NB/Na और T नॉट A माइनस TA। अब नीचे P नॉट A नहीं आएगा, TA आएगा। अब यही क्वेश्चन अगर तुमने इसकी नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व किया होता ना तो ये अटक जाता, उसमें मोलर मास दो जगह आ जाता। मोलर मास निकालना है ना B का यानी सॉल्वेंट का, अब नीचे भी आता है NB, समझो Na+NB, नीचे भी NB आता, NB में भी मोलर मास आता, इसमें भी मोलर मास आता, दो जगह मोलर मास आता और ये फंसता क्वेश्चन। अब नहीं फंसे गए।
तो ये क्वेश्चन कौन सी इक्वेशन से करता? अगर मैं एनसीईआरटी से करता तो मैं इसी से ही करता, इससे पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन है, तो एन बी एन ए प्लस एन बी। अब एन बी मैं हटा नहीं सकता क्योंकि एन बी कम नहीं है, 100 ग्राम मास दिया हुआ है कंपाउंड का, मोल्स इतने कम नहीं आएंगे। अब इसमें आपका मोलर मास 2 जगह आ जाएगा, जबकि इसी इक्वेशन से ये बनाई गई है, बस पी नॉट ए की जगह पी ए है। कैसे बनाई हो पीछे स्क्रीनशॉट देखना है, इसे एक बार चेक कर लेना। हाँ अच्छा, पी नॉट ए लगा के वो वाली इस्तेमाल कर लो जिसमें एन बी हटा देते हैं, तो एन बी तो तभी हटाएगा जब ये कम होगा एन बी। तो पी नॉट ए माइनस, अब पी ए कितना है, अब ये देखना है आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही है जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में है, 4/5 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है आपका पानी का वेपर प्रेशर पी नॉट ए। तो मैं पी ए की जगह लिख सकता हूं 4/5 पी नॉट ए, नीचे भी 4/5 पी नॉट ए, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, दिख नहीं रहा तो मैं पी नॉट ए कॉमन ले, पी नॉट ए कॉमन ले, काट दे। एन बी मास कितना है 100, मोलर मास पता नहीं, मास कितना है 300, मोलर मास पता है 18, पानी है ना, निकाल ले मोलर मास। आया समझ? तो यहां तुमने सीखा गया है, मतलब ये क्वेश्चन करके तुमने ये क्वेश्चन करके जस्ट ये सीखा है कि कौन सी इक्वेशन कब लगानी है। तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना, और एक काम करो, इसके क्वेश्चंस करो रिलेटिव लोबरिंग के, पहले एनसीईआरटी वाले। मैं इसका नंबर बताता हूँ, क्वेश्चन कौन कौन सा है अभी भेज रहा हूँ, फिर आगे करना कुछ काम। वैसे तो तुम्हें सारे कर लेने चाहिए थे, तुम्हारे कहूंगा भी तो भी करने तो तुम्हें पहले से ही सारे चाहिए थे। चलो ठीक है।